हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। और आज हम पढ़ेंगे जो आपका थर्ड चैप्टर था, आवर्त सारणी का वर्गीकरण या फिर तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो आवर्त सारणी या तत्वों के वर्गीकरण में हमारे कुछ टॉपिक छूट गए थे। जो 2-3 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था और एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था, तो उन टॉपिक को आज हम कवर करते हैं। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि आवर्त सारणी में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो आवर्त सारणी के निर्माण विधि के लिए जो इतिहास चला, जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने आवर्त सारणी के लिए जो नियम दिए, उन नियम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो पहला था डॉर्बेनियर ने जो त्रिकबंध या त्रिक नियम दिया था, डॉर्बेनियर ने, है ना। तो आवर्त सारणी के लिए कहीं हद तक सही था और बाद में इनमें बहुत सारी कमियां आई, जिसकी वजह से यह नियम पारित या सिद्ध नहीं हो सका। दूसरा, डॉर्बेनियर के बाद आया था न्यूलैंड। न्यूलैंड के नियम में हमने अष्टक नियम या अष्ट नियम को जाना था। न्यूलैंड ने क्या किया था कि संगीत के अनुसार, है ना, भारतीय संगीत और वेस्टर्न म्यूजिक, है ना, जो विदेशी संगीत हैं, उन दोनों के आधार पे उन्होंने 8 तत्वों का वर्गीकरण किया था। उसके बाद लॉथर मेयर के अगर मतलब पढ़ते हैं सिद्धांत को, तो उसमें क्या था कि जो परमाणु का द्रव्यमान था उसके आधार पे उन्होंने क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे ग्राफ बनाया था, जिससे एक हद तक वहाँ पर भी वो सही थे, पर इनमें भी बहुत सारी कमियां आती गई। लॉथर मेयर के बाद जो साइंटिस्ट आए वो थे मैंडलीफ बोल सकते हैं कि 90% उनके सभी सिद्धांत सही थे। जो 10% उनके कमियां आई वो किस कारण आई कि इन्होंने आवर्त सारणी में क्या किया था, आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था, जिसके कारण 10% उनमें कमियां आती गई। मैंडलीफ के बाद हेनरी मोसले, जो आधुनिक आवर्त सारणी के, है ना, पितामह कहा जाता है, तो हेनरी मोसले ने क्या किया था, तत्वों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के आधार पे ना करके परमाणु क्रमांक पे किया, जिसके कारण उनके आवर्त सारणी में कोई भी कमी नहीं आई और उसे आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना गया, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, जिसको हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ा है, जैसे कि आपने पढ़ा है सहसंयोजक बंध के बारे में, आयनिक बंध के बारे में, वेंडर वॉल बंध के बारे में। तो अगर हेनरी मोसले का देखें तो उन्होंने क्या किया था, तत्वों का जो वर्गीकरण किया वो किसके हिसाब से किया, परमाणु क्रमांक के हिसाब से किया। ठीक है, तो ये पूरे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, है ना। और फिर इस मतलब हमने आयनिक बंध और क्या क्या पढ़ा था, इसमें वेंडरवॉल सहसंयोजक त्रिज्या भी पढ़ा था, वेंडरवॉल त्रिज्या भी पढ़ा था, और आपने धात्विक त्रिज्या के बारे में भी जाना था। तो ये 3 कॉन्सेप्ट और ये पूरे हिस्ट्री आप पढ़ चुके हो। अब इस अध्याय में बचा क्या था, जो हर साल आपको पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 12th में बहुत काम आता है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में से कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरी आवर्त सारणी या फिर तत्वों के वर्गीकरण के चैप्टर से। आप अपने बुक में देखोगे तत्वों के वर्गीकरण के चैप्टर में आपको एक मिलेगा रासायनिक गुण, है ना। रासायनिक गुण में पहला टॉपिक है परमाणु आकार। ठीक है, परमाणु आकार क्या होता है, परमाणु आकार बेटा जेफ पे निर्भर करता है। ठीक है, हमको मालूम है कि जब हम आवर्त में दाएं से बाएं जाते हैं, है ना, जब दाएं से बाएं आवर्त में दाएं से बाएं की ओर जब हम मूव ऑन करते हैं तो हमारा क्या होता है, परमाणु के आकार में कमी आता है, मतलब जो आकार है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो हमारे परमाणु आकार में धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, जेफ। अब ये जेफ क्या है जानते हैं। जेफ जो है, इस तरीके से मैंने एक परमाणु का नाभिक, ये देखो नाभिक बन गया, ये आपके परमाणु के कोश हैं। ठीक है, ये हो गए कोश। अब ये जो नाभिक से
अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, है ना, नाभिक से अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ये जितना अधिक आकर्षित करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पास आते जाएगा, किसके, नाभिक के। ये यहाँ है, ये यहाँ आ गया, और आकर्षण बढ़ा, ये नाभिक के यहाँ आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का जितना ज़्यादा वो आकर्षित करके अपने पास लाएगा तो क्या होगा, कोषों की संख्या में कमी आएगी। मतलब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ है तो ये कोष गायब, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये कोष गायब, तो परमाणु का आकार क्या हुआ, छोटा हुआ। तो यही होता है जिफ। जिफ मतलब नाभिकीय आकर्षण जितना ज़्यादा अधिक या प्रबल होगा, कोषों की संख्या में कमी आएगी, है ना। और जितना ज़्यादा जिफ में कमी होगी उतना ज़्यादा कोषों की संख्या में क्या होगा, वृद्धि होगा, है ना। तो आकार में वृद्धि होगा। तो इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैं एक कमरा लेती हूँ, रूम, है ना, और यहाँ पे कोई एक टीचर है जो नाभिक का काम कर रहा है, और यहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। ये बच्चे हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये नाभिक इस कमरे में जितने भी बच्चे हैं उस पे नज़र रख रहा है कि ये चीटिंग ना करे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और एग्ज़ामिनर को बढ़ा दिया, मतलब मैंने नाभिक को एक और टीचर को भेज दिया कि नहीं आप भी वॉच करो। एक टीचर और बढ़ा तो मैंने एक काम किया कि एक बच्चे को और बढ़ा दिया। उस बच्चे के लिए मैंने एक और उस बच्चे को क्या किया, अलग रूम में रख दी, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, एक सपोज मान के चलो एक रूम है जिसमें एक टीचर है और यहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो टीचर सब पे वॉच कर रहा है। कंडीशन क्या है, ये टीचर इसी जगह पर बैठ के वॉच करेगा, ये इधर उधर नहीं घूम सकते, यहीं पे खड़े होके वॉच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक एग्ज़ामिनर को और भेज दिया क्लासरूम में कि हाँ आप एक और टीचर चले जाओ। पर एक टीचर के साथ साथ एक और बच्चा गया, लेकिन उसको हमने अलग रूम में बैठा दिया। अब यहाँ पे 2 एग्ज़ामिनर हो गए, दोनों एग्ज़ामिनर यहीं पे बैठ के वॉच करेंगे ये बच्चों को, और यहाँ पे पीछे अलग रूम में बैठा हुआ वो बच्चे को। मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये जा नहीं सकते, ये यहीं पे बैठ के इसको वॉच करेंगे। फिर मैंने एक और एग्ज़ामिनर बढ़ा दिया, एक और टीचर भेज दिया, मैंने एक और बच्चे को दूसरे रूम में बैठा दिया। अब ये 3 टीचर हैं, अलग अलग देखा जाए तो यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए पर्टिकुलर टीचर मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ये तीनों टीचर यहीं पे बैठ के इनको वॉच करेंगे। फिर भी इनके लिए कितना कठिन होगा इस बच्चे को देखना, इसके लिए कितना कठिन हो रहा है इस बच्चे को वॉच करना। ये लोग तो आराम से चीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो नाभिक है, नाभिक की संख्या में बढ़ भी रही है, तो इलेक्ट्रॉन भी अगर बढ़ रहा है और कोष बढ़ेगा, देखो यहाँ पे कोषों की संख्या बढ़ रही है, कोषों की संख्या बढ़ रही है तो नाभिक का जो आकर्षण है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जिफ में कमी आ रही है ना। और जिफ में कमी आ रही है तो कोष की संख्या के कारण आ रही है, कोष की संख्या बढ़ी तो जिफ में कमी आ गई, और जिफ में कमी आ गई तो परमाणु का देखो, मतलब ये स्कूल का जो साइज है, जैसे जैसे कमरा बढ़ाते जाएंगे स्कूल बड़ा दिखेगा, मतलब कि स्कूल को मान के चलो परमाणु, तो परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ते जाएगा, वृद्धि करेगा। तो यही कारण है। इसको और तरीके से समझते हैं। देखो अब मैंने क्या किया, एक क्लास लिया, वहाँ पे एक टीचर है, ये यहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक टीचर और बढ़ाई, एक बच्चे को और बढ़ाई, ये बच्चे को मैंने यहाँ बैठा दिया। मैं एक और टीचर ली, यहाँ पे मैंने एक और बच्चे ले लिए, यहाँ बैठा दिया। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चे भी बढ़ रहे हैं, टीचर भी वही बढ़ा, बच्चे भी उतने ही बढ़े, लेकिन बच्चे क्या अलग कोष में जा रहे हैं, नहीं जा रहे, बच्चे वहीं पर बैठे हैं उसी कोष में। अब क्या हो गया, यहाँ 3 टीचर हो गए जिनका आकर्षण प्रबल हो गया इन बच्चों के लिए। अब ये बच्चे चाह के भी बिल्कुल भी पलट नहीं सकते, चीटिंग नहीं कर सकते। तो अब क्या हो रहा है, जिफ में क्या हो रहा है, वृद्धि हो गई, क्योंकि जिफ टीचर है, ये इनमें वृद्धि हो गई। अब इनको सिर्फ इस कमरे में ही वॉच करना है तो आसानी से वॉच करेंगे। ये इस लाइन को देख रहा है, ये इस लाइन को देख रहा है, ये इस लाइन को देख रहा है, बच्चे हिल डुल नहीं सकते, चीटिंग करना तो दूर की बात है।
तो अब क्या हो रहा है, जिफ में वृद्धि होने के कारण परमाणु का आकार में वृद्धि हुआ। अलग क्लासरूम की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी, तो क्लासरूम की ज़रूरत नहीं पड़ी तो स्कूल कैंपस आपका छोटा दिखेगा, मतलब परमाणु के आकार छोटे हो जाएंगे, है ना। तो आकार का मुख्य कारण होता है जिफ के आकर्षण बल को। इसको प्रभावी नाभिकीय आकर्षण कहा जाता है। प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल कहते हैं, जो परमाणु में अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पे दिखाई देता है। क्लियर हो रहा है ये चीज़। अब इसको और एग्जांपल से मैं समझा देती हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये क्लियर हुआ तो आगे के कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। सपोज मान के चलो यहाँ पे आपका है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, ये हो गया आपका 6, 7, यहाँ से ले लेते हैं कार्बन से 6, 7, 8, 9, 10 परमाणु क्रमांक, मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं एटॉमिक मास और यहाँ पे विन्यास ले लो। विन्यास, एटॉमिक नंबर के विन्यास। एटॉमिक मास क्या होंगे, जितने परमाणु क्रमांक है उतने ही होंगे। ये हो गए आपके। ठीक है, अब देखो विन्यास में देखो 2s2, 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, 1s2 तो 1s नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ ये देख रही हूँ। लास्ट में इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, है ना, 2s2 और 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6। अब देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। जैसे कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई, धन आवेश की 6 है। इधर गए तो एक प्रोटॉन, एक टीचर और बढ़ गया। इधर किया है तो आपके दो टीचर और बढ़ गए। फिर इधर गए 3 टीचर बढ़ गए। इधर गए तो आपके 4 टीचर और बढ़ गए कक्ष में। उस क्लास में पहले एक टीचर था, फिर यहाँ पे 2 टीचर, मतलब एक टीचर था, फिर यहाँ पे एक और टीचर गया, 2 हो गए। यहाँ एक और टीचर किए तो कुल 3 हो गए, 4 हो गए और ये 5 हो गए, है ना। देखा जाए तो ये 5, ये 4 और ये 3 और ये 2। तो इस तरीके से हमने क्या किया, टीचर को बढ़ा दिया। अब यहाँ पे विन्यास देखो, बच्चे क्या हैं, बच्चे यहाँ तक P2P में ये वाले 7 बच्चे हैं, 6 बच्चे भी इसी कक्ष में थे, 7 बच्चे भी इसी कक्ष में हैं, 8 भी देखो इसी कक्ष में है, 9 बच्चे भी इसी में हैं, 10 बच्चे भी इसी कक्ष में। कक्ष उतना ही है, कक्ष इतना ही है, टीचर बढ़ गए तो क्या हो गया, जिफ में वृद्धि हो गई, तो परमाणु के आकार में क्या हुई, कमी हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है जब आवर्त में दाएं से बाएं की ओर जाओ तो जिफ मतलब प्रभावी नाभिकीय आकर्षण के कारण, है ना, परमाणु आकार में कमी आती है। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि इसमें ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो इसमें कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी, जिससे परमाणु का आकार बढ़ेगा और जिफ में कमी आती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी का। फिर भी अगर समझ नहीं आएगा तो आप 2-3 बार मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसी पे पढ़ते हैं। तो अब इसका जो सूत्र है ये देखो, इसका मुख्य कारण जिफ के प्रभाव से होता है। जिफ मैंने अभी समझाया होता क्या है, जिफ होता है प्रभावी नाभिकीय आकर्षण। जिफ का सूत्र मतलब देखा जाए परमाणु के आकार का जो मेन सूत्र होता है, जिफ बराबर जिफ व्युत्क्रमानुपाती होता है आकार के। आकार में जैसे जैसे वृद्धि होगी जिफ में कमी आएगी, आकार में जैसे जैसे कमी आएगी जिफ में वृद्धि होगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि जिफ में अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि, मतलब इसके मान में अगर बढ़ोतरी है, वृद्धि है, तो परमाणु क्रमांक कम होगा। इसीलिए आवर्त में दाएं से बाएं जाने पे क्या होता है, नाभिकीय आवेश जिफ में वृद्धि होती है, जिसके कारण परमाणु का आकार छोटा होता है। अभी आपने एग्जाम्पल में समझा है। ऊपर से, है ना, ऊपर से नीचे की ओर आवर्त में जाओगे
तो क्या होगा, जिफ में कमी आएगी, जिसके कारण परमाणु के आकार इस तरीके से बढ़ते हुए दिखाई देंगे और इसमें क्या होगा, परमाणु आकार में कमी होते दिखाई देगी। इस तरीके से क्लियर हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब अगले कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं।